सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो इस लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज ओवरहेड लाइंस देखा था सिमेट्रिकल केस में, जहाँ पर हमारी स्पेसिंग जो थी तीनों कंडक्टर्स के बीच में वो सिमेट्रिकल थी, इस बराबर थी। और जहाँ पर हमने किसी कंडक्टर ए पर हमने पहले पोटेंशियल निकाल लिया था और वी ए निकाला था हमने, और वी ए जो था हमारा कंडक्टर ए टू न्यूट्रल जो हमारा इन्फिनिटी पे था, वहाँ से इसके बीच का जो पोटेंशियल था वो था, और इसके बी के और सी के वजह से जो इस पे पोटेंशियल था वो भी था। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया था वी ए को, ये उसका खुद का, और ये बी की वजह से और ये सी की वजह से। ठीक है, इसे हमने फाइनलाइज सोल्व कर दिया था इसे, जो कि हमारा फाइनल ये आया था। ठीक है, और उसके बाद हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूले में रख के न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में इसका कैपेसिटेंस निकाल लिया था, जो कि फाइनल फॉर्मूला हमारा ये आया था। तो इस वीडियो में हमें इसका सेकंड केस अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग वाला देखना है। तो चलिए हम ये वाली वीडियो अपनी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज ओवरहेड लाइंस फॉर अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, तो मैं जल्दी से इसकी फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तीन कंडक्टर बना लिए अपने, तो इनके बीच की स्पेसिंग में जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये स्पेसिंग हो गई। ये मान लिया हमने कंडक्टर ए है, ये कोई कंडक्टर बी है और ये कोई कंडक्टर सी है। ठीक है, अब इनकी रेडियस तीनों की मैं आर मान लेता हूँ, और तीनों सेम मटेरियल के हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर ए बी सी, तीनों की रेडियस आर, और ये इसकी स्पेसिंग हो गई। मैंने माना कि कंडक्टर ए पे जो चार्ज है वो हमारा क्यू ए है, इस पे जो चार्ज है वो क्यू बी है, इस पे जो चार्ज है क्यू सी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन मानता हूँ कि इस पर एक हमारा बैलेंस लोड कनेक्ट है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, तो ये हमने बैलेंस कंडीशन इसकी कंसीडर कर ली। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, क्यू ए प्लस में क्यू बी प्लस में क्यू सी जो होगा हमारा जीरो होगा। ठीक है, अभी हमें क्या पता है कि अगर ये अनसिमेट्रिकल है, मीन्स जो D1 है हमारा नॉट इक्वल्स टू है D2, नॉट इक्वल्स टू है D3 के। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, मीन्स पोटेंशियल जब कैलकुलेट करेंगे कंडक्टर ए का न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, तो जो हमने पिछली वीडियो में लिखा था कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कंडक्टर बी और कंडक्टर सी की वजह से जो इस पर पोटेंशियल होगा ना, वो डिपेंड करेगा किस पे, इनके बीच की जो स्पेसिंग है। मीन्स इस केस में जो बी की स्पेसिंग है D3 है, और यहाँ से कितनी स्पेसिंग है D2 है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये हमारी स्पेसिंग बराबर नहीं होगी तो इनके जो पोटेंशियल होगा, मीन्स VA VB VC, ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये बराबर नहीं होगा तो हमारा ये कैसे बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं होगा, VB नॉट इक्वल्स टू VC। अब जब पोटेंशियल ही नहीं बराबर है हमारा, तो कैपेसिटेंस का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है हमारा Q बाय V होता है। ठीक है, जब V बराबर नहीं है, डिफरेंट है सबके लिए, तीनों के लिए, तो C भी हमारा डिफरेंट होगा। मैं लिखता हूँ कंडक्टर ए के लिए कैपेसिटेंस जो है हमारा CA, कंडक्टर बी के लिए CB, कंडक्टर सी के लिए CC। ठीक है, अब जब उनका कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो मैंने आपको जो मेरी पिछले चैप्टर की वीडियो थी स्ट्रिंग एफिशिएंसी में, वहाँ पर मैंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बताया था। तो इनका कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ से डिफरेंट लीकेज करंट फ्लो करेंगे, और उसकी वजह से करंट भी डिफरेंट हो जाएगा, करंट डिफरेंट होगा, वोल्टेज भी डिफरेंट हो जाएगा फिर। और हमारी जो रिसीविंग एंड है, लाइक अगर मैं बताऊं कि ये हमारी मान लो ट्रांसमिशन लाइन है तीन, ठीक है, तीन कंडक्टर की, यहाँ से हमने कोई वी कांस्टेंट वोल्टेज जो है सेंडिंग एंड है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रिसीविंग एंड है, हमने वी कांस्टेंट यहाँ से मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज एक हमने यहाँ से फेड कर रखा है ट्रांसमिशन लाइन में, और यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं, ये रिसीविंग एंड है। लेकिन क्या हुआ कि जब इन कंडक्टर का स्पेसिंग डिफरेंट है, इसकी वजह से क्या है हमारा, फाइनली देखा हमने कि वोल्टेज भी डिफरेंट आ रहा था इनका, पोटेंशियल मीन्स, और उसकी वजह से पोटेंशियल जब डिफरेंट है इनका, तो इनका कैपेसिटेंस डिफरेंट है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है मीन्स इनका जो ये होगा ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस XCA नॉट इक्वल्स टू XCB नॉट इक्वल्स टू XCC। ठीक है, जब ये इक्वल नहीं होगा तो यहाँ से जो तीनों में लीकेज करंट फ्लो करेगा ना एक दूसरे के कैपेसिटर की वजह से, वो डिफरेंट हो जाएगा। अब वो डिफरेंट होगा तो फाइनल यहाँ पर जो करंट होगा वो भी अनबैलेंस हो जाएगा, या फिर तुम आप बोलो कि सप्लाई भी अनबैलेंस हो जाएगी यहाँ की। तो इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास वो ये है कि हम इसे ट्रांसपोजिशन कर देते हैं इनका। अब ट्रांसपोजिशन क्या है, अगर मेरी इंडक्टेंस वाली वीडियो आपने देख रखी है तो आपको तो आइडिया होगा फिर भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। तो इसको हम, जैसे ये L लेंथ है मान लो ट्रांसमिशन लाइन की, तो रेगुलर पीरियड पर हम इनके कंडक्टर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि कंडक्टर जब हमारी तीन पोजीशन पे रहता है तो वहाँ पर डिफरेंट उसे क्या फेस करेगा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइनल जो एवरेज आएगा ना सब चीज़ का,
या फिर ये बोल लो कि डिफरेंट पोटेंशियल होगा, फिर फाइनल जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, तीनों का सेम आ जाता है। तो हमारी प्रॉब्लम वहाँ पे ऐसे सोल्व हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से अपना ये स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोजिशन का पहले आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो मैं पहले 3 कंडक्टर बना लूँ। ठीक है, ये मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है। अब मैंने 2 जगह से यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करनी है इसकी मुझे। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैं क्या करूँगा, देखो इसे लाऊंगा इसके पास, इसको इसके पास, जैसे मैं इधर लिया है ना उसी तरह इधर। ठीक है, अब बचे ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, बस इसे ऐसे मिला लो, इसे ऐसे मिला लो, ये हो गया हमारा ट्रांसपोजिशन। अब इसकी नेमिंग कर लूँ तो ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अगर मैं इनके बीच के सेपरेशन की बात करूँ तो ए और बी के बीच में हमारा था D3, इसके बीच में हमारा D1, और ए और सी के बीच में जो हमारा सेपरेशन है वो हमारा है D2। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। अब तो हम यहाँ क्या देखते हैं, 3 पोजीशन होगी इसकी अलग अलग, पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब क्या है, जो फर्स्ट में ए था हमारा ऊपर था सबसे, सेकंड पोजीशन में जाकर वो मिडिल में हो जाता है। तो ये ए यहाँ आ गया, और फिर थर्ड में जब थर्ड पोजीशन पे जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो सबसे नीचे चला जाता है, लाइक इधर आ जाता है सबसे। ठीक है, इसी तरह बी सेकंड पोजीशन में यहाँ आ जाएगा और थर्ड में यहाँ चला जाएगा। इसी तरह सी यहाँ पे, फिर यहाँ पर। ठीक है, बी में क्या करूँगा, फिलहाल कैलकुलेशन जो है मैं वी ए की कंडक्टर ए के लिए कर लूँगा, उसी तरह बी और सी के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं 3 पोजीशन है हमारी, तीनों पोजीशन के लिए मैं अलग अलग इसका पोटेंशियल निकाल लूँगा कंडक्टर ए के लिए या फिर फेज़ ए के लिए बोलूँ तो, और फिर उनका मैं एवरेज निकालूंगा। फिर उसके बाद जब मैं एवरेज निकाल लूँगा उनका, तो वो हमारा आ जाएगा कंडक्टर का पोटेंशियल। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना ये फॉर्मूला लगा के कैपेसिटेंस निकाल लूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से लिखना। फॉर फेज ए पोटेंशियल एट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो पोटेंशियल फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगी, जैसे हम पहले करते आए हुए हैं, सब चीज़ वैसी ही होगी हमारे साथ। तो चलिए मैं ये सारी चीज़ें मैं अब उतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें जैसे कि लोग की प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, वो सब मैं ऑलरेडी इंडक्टेंस में 2 बार यूज़ कर चुके हैं, 2-3 बार। फिर उसके बाद हम कैपेसिटेंस इधर निकाल लेते, इधर भी हमने यूज़ कर ली। तो मैं यहाँ पर चीज़ें जल्दी करूँगा कि वीडियो जल्दी ज़्यादा लंबी ना हो। अगर मैं कंडक्टर ए की बात करूँ तो उसका पोटेंशियल होगा हमारा R2 इन्फिनिटी क्यू ए 2πε0 x dx। ठीक है, प्लस कंडक्टर बी की वजह से जो उस पे है, तो ए से पहली पोजीशन पे, ए से बी कितनी दूरी पे है, D3 पे है। ठीक है, और D3 जो इन्फिनिटी, उसके बाद यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू बी 2πε0 x dx। फिर कंडक्टर सी की वजह से, तो सी कितनी दूरी पे है ए से, पोजीशन फर्स्ट पे D2, और टू इन्फिनिटी चार्ज क्यू सी 2πε0 x dx। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अभी नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, 2πε0 कॉमन ले रहा हूँ। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँगा इंटीग्रेशन करके, वो वाला स्टेप लिखूँगा यहाँ पे, log इन्फिनिटी माइनस log r। ठीक है, प्लस क्यू बी log इन्फिनिटी माइनस log D3, प्लस क्यू सी, ये होगा हमारा log इन्फिनिटी माइनस log D2। अब क्यू की मल्टीप्लाई इसमें, क्यू बी की इसमें, क्यू सी की इसमें, और तीनों में से मैं log इन्फिनिटी देखो कॉमन लूँगा। ठीक है, तो मैं वाली टर्म लिखता हूँ नेक्स्ट, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी, तो log यहाँ पर आ जाएगा बाहर log इन्फिनिटी। अब यहाँ आएगा हमारा क्यू ए log r माइनस क्यू बी log D3 माइनस क्यू सी log D2। अब हम जानते हैं क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी की वैल्यू जो होती है 0 होती है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन के लिए, तो ये वाली टर्म जो है हमारी 0 हो जाएगी। अब अभी अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी है मेरी, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो माइनस वाला साइन है इसे एज ए कोफिशिएंट लेके इसका, और इसे हमने आर की पावर में ले गए थे। इसी तरह यहाँ माइनस वाला साइन इसकी पावर में, और इसकी तरह यहीं पर। अब जब ये माइनस आर की पावर -1 हो गया, तो हम इसे 1/r लिख सकते हैं, और ये D3 की पावर जब -1 है तो ये 1/3 D3, इसी तरह इसे। तो मैं डायरेक्ट वाला स्टेप लिखता हूँ, क्यू ए log 1/r। ठीक है, ये वाला, प्लस क्यू बी log 1/D3 प्लस क्यू सी log 1/D2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब
इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेसिकली कि, तो अगर आप देखो यहाँ पर कि ये वाला टर्म जो है कंडक्टर ए की वजह से ही था, मतलब खुद की वजह से जो उसका पोटेंशियल है वो है, ये चार्ज बी की वजह से और ये चार्ज सी की वजह से। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इनकी पोजीशन चेंज होने की वजह से तो इनकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो बस हमें क्या करना है अगले फॉर्मूले में, ये इतना लंबा मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखूँगा मीन सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के लिए। तो मैं बस ये वैल्यू चेंज करके, यही वैल्यू चेंज ही होगी बस, D3 यहाँ पर जैसे है तो उसके लिए अलग आ जाएगी और D2 जो है इसके लिए अलग आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, V1 की वैल्यू इधर लिख लेता हूँ क्योंकि अभी आगे हमें जरूरत पड़ेगी जोड़ने के लिए, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी V1 की वैल्यू हो गई। अब मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एट सेकंड पोजीशन कंडक्टर ए का, ठीक है। जिसे मैं V2 से बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको V2 कैसे लिखना है वो बताऊँ तो 1/2 पाई एप्सिलॉन, ये वाली टर्म सेम ही रहेगी, कंडक्टर ए की वजह से पोटेंशियल तो वही रहेगा, log 1/r प्लस, अगर मैं आपको इसका डायग्राम एक दूसरे पेज पे बना हुआ है मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो अब सेकंड पोजीशन पे जब है, ठीक है, कंडक्टर ये सेकंड पोजीशन पे मिड में आ गया है, ठीक है। तो अब क्या है कि बी की वजह से जो इस पर पोटेंशियल लग रहा है ना वो लिखना है। तो बी पे चार्ज कितना था हमारा, क्यू बी है, ठीक है। अब log 1/, ये डिस्टेंस था किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जब D3 था तो ये लिखा था हमने, और अब क्या है सेकंड पोजीशन पे ए और बी के बीच में D1, ठीक है। इसी तरह चार्ज सी के वजह से जो ए पे पोटेंशियल है वो, तो चार्ज हमारा QC log, देखो पहले क्या था ए और सी के बीच में जो स्पेसिंग थी वो हमारी D2 थी तो D2 लिखा था, लेकिन अब सेकंड पोजीशन पे जब आया तो ए और सी के बीच में स्पेसिंग हमारी D3 है तो D3 लिखूंगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे हो कैसे करा मैंने। अब पोटेंशियल एट थर्ड पोजीशन, ठीक है, लेट्स से V3, ठीक है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली टर्म तो सेम रहने वाली है जो उसकी वजह से खुद का पोटेंशियल है वो, क्यू है log 1/r। अब चार्ज बी की वजह से थर्ड पोजीशन के लिए जो इस पर पोटेंशियल है वो क्यू बी log 1/, अब डिस्टेंस कितना है थर्ड पोजीशन पे ए और बी के बीच में, ए और बी D2 है देखो, ठीक है। अब मैं चार्ज सी की वजह से कहूँ तो QC log 1/, तो चार्ज सी की वजह से ए और सी के बीच में कितना है D1। तो ये हमारी तीन इक्वेशन आ गई, ठीक है। V1 V2 V3 तीन पोजीशन पे कंडक्टर ए या फिर फेज़ ए के लिए जो पोटेंशियल ये है वो लिखा है मैंने। अब ट्रांसपोजिशन हो चुका है तो अब इनका मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर जो हमें मिलेगा तीनों का वो एवरेज मिलेगा। तो मैं क्या लिखूँगा अब कि एवरेज वोल्टेज ऑन कंडक्टर ए इज, तो अब मुझे ट्रांसपोजिशन हुआ है मीन्स अब इन तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा V1 V2 V3 का। तो मैं क्या लिखूँगा, VA जो आएगा अब हमारा फाइनल वो क्या आएगा, V1 + V2 + में V3 अपॉन में 3 इनका एवरेज, ठीक है। तो अब मैं क्या करना है, हमें क्या करना है इन तीनों का एवरेज मीन्स तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, इन तीनों को जोड़ने वाली टर्म जो लिखूँगा मैं कि ये प्लस में ये वो स्किप कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ कि देखो ये तीनों में ये चीज़ कॉमन है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं ये बाहर ही लिख लूँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 3 है, 3 इस 1/, में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा ब्रैकेट। अब देखो 1 2 3 तीन इक्वेशन को जोड़ना है तो ये वाली टर्म तीनों में सेम है तो मैं इसके 3 गुना लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ QA log 1/r। अब आती है बात इसे जोड़ने की, तीनों में QB सेम है, ठीक है। मीन्स पहले देखो क्या होता, अगर मैं लिखता तो ये प्लस में ये लिखता। अब मैं कह रहा हूँ QB तीनों में सेम है तो मैं QB लिख लूँ यहाँ पे कॉमन लेके, ठीक है। अब अंदर क्या आएगा log 1/d3 प्लस log 1/d1 प्लस log 1/d2। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फॉर्मूला यूज करूँगा, फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, log m प्लस log n हो तो वो log mn हो जाता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ log mno मान लो, ठीक है, तीसरा भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा log mn ओ, यहाँ पे ओ की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, लेट से 1/d1 3 m 1/d1 n 1/d2 ओ, तो क्या होगा इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो log 1/d3 1/d1
D2 तीनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब बात आती है इनको जोड़ने की, सेम ऐसे ही जोड़ेंगे। तीनों में से मान लो मैंने QC कॉमन ले लिया, अब क्या आएगा, log 1/D2 प्लस log 1/D3 प्लस log 1/D1। बस सेम यही फॉर्मूला जो मैंने बताया वैसे लगा के, तो मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया, log, अब लगाऊँ ब्रैकेट तो 1/D2 मल्टीप्लाई 1/D3 मल्टीप्लाई 1/D1, ठीक है। इतना तो आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो ये D1 D2 D3 हैं मल्टीप्लाई, बस इनके आगे पीछे होने का कोई फर्क ही नहीं है, मैं D1 D2 D3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो है 3 इसके आगे मल्टीप्लाई में, तो एक और log का फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं क्या, अगर m log n है तो ये जो log के साथ m मल्टीप्लाई में है ना, ये n की पावर में चला जाता है, log n की पावर m हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं इस 3 को 1/r की पावर 3 लिखूँगा, ठीक है। और इन तीनों को, ये और ये, इसको क्या करूँगा मैं, D1 D2 D3 लिखूँगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो इन दोनों में से ये कॉमन लूँगा मैं। जब मैंने ये कॉमन लिया तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर QB प्लस में QC log 1 में D1 D2 D3। ये देखो अब हमने जो बैलेंस कंडीशन के लिए यूज किया था क्या, QA प्लस में QB प्लस में QC इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इधर ही रख के QA को उधर ले जाऊँ क्या होगा, QB प्लस में QC बराबर माइनस QA। तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, देखो QB प्लस QC की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस QA, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस गलत बना दिया, यहाँ पर माइनस आएगा QA log D1 D2 D3। इसमें तो नहीं प्रॉब्लम होगी आपको। अब मैं क्या करूँगा, देखो QA को सेम है तो मैं QA बाहर ले लूँगा और अंदर ये आ जाएगा। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है log का, log m माइनस log n हो तो वो हो जाता है log m/n, ठीक है। तो ये हो गया। अब VA इक्वल्स टू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, QA कॉमन लूँगा, देखो फिर क्या हो जाएगा, ये दिस माइनस दिस मीन्स log 1/r की क्यूब अब माइनस log 1 में D1 D2 D3 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πε0 इंटू में 3, QA कॉमन ले लिया मैंने, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा log, देखो 1/r की होल क्यूब है, क्या मैं इसे 1/r की क्यूब लिख सकता हूँ, 1 की क्यूब तो 1 ही होगा, तो मैं लिखता हूँ 1/r की क्यूब ओनली log D1 D2 D3। अब मैं ये वाला जो अभी बताया मैंने, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस VA। और एक और चीज़, ये देखो जो 1/3 है ना, ये 3 ये अंदर ले जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, QA log, अब बेसिकली देखा जाए तो देखो हमें इसे डिवाइड करना है इससे, मीन्स 1/r³ डिवाइडेड बाय 1/D1 D2 D3, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी और ये इसके साथ आएगी, ठीक है, ऐसे होता है। अब तो फाइनल हमारे क्या लिखेंगे हम, D1 D2 D3 अपॉन में r³। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ D1 D2 D3 r³, ठीक है। अब देखो सेम, जब मैंने ये वाली m log n वाली लगाया था कि ये इसकी पावर में चला जाता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाऊंगा कि देखो ये इसकी मल्टीप्लाई में इस log वाली की, मान लो इसको मैं इधर लिख लूँ, क्यों यहीं रहने दूँ और इसको मैं अगर इसकी पावर में भेजूँ तो चला जाएगा, तो वही कर रहा हूँ मैं, VA 1 में 2πε0 QA log D1 D2 D3 अपॉन में r³ की पावर 1/3। अब मैं आपको बताऊं कि देखो r की क्यूब 1/3, तो ये 3 ओनली यहाँ बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा D1 D2 D3 की पावर 1/3, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि D1 D2 D3 की होल क्यूब, ठीक है, सॉरी क्यूब रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लिख रहा हूँ मैं, 2πε0 QA log, ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ D1 D2 D3 अपॉन में r। तो ये हमारा पोटेंशियल एट कंडक्टर A आ गया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल है ये। अब अगर मैं बात करूँ कि कैपेसिटेंस क्या होगा कंडक्टर A का, विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल ही बात होगी यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज भी हमारा न्यूट्रल टू कंडक्टर A है, ठीक है। तो मैं लिख लूँ यहाँ पर
तो ये मैंने लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका देखो कंडक्टर ए के लिए मैं कैपेसिटेंस मान लो सी ए लिखता हूँ, तो चार्ज कितना है उस पर, क्यू ए था हमारा, अब पोटेंशियल आया कितना, वी ए। तो क्यू ए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे, क्यू ए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, log d1 d2 d3 क्यूब रूट है इसका r, क्यू ए से क्यू ए कैंसिल, तो फाइनली क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये नीचे रहेगी, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log d1 d2 d3 अपॉन में r। तो फाइनली हमारा ये आया। अब इसी तरह जिस तरह हमने ये कैलकुलेट किया है, इसी तरह हमारा कंडक्टर बी के लिए भी आएगा। पहले हम उसके लिए पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे सेपरेटली बी के लिए, फिर उसके लिए हम कंडक्टर बी के लिए ऐसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। वो भी अगर देखें तो सेम आएगा। कैपेसिटेंस फाइनल आंसर जो है देखो ना, यहाँ पर क्यू वाली कोई टर्म है, ठीक है। और बात करें इसकी तो d1 d2 d3 है, लाइक तीनों इसमें है, तीनों उसमें भी आएगा, तीनों इसमें आएगा, सेम फॉर्मूला आता है, बस यहाँ पर सी भी लिखेंगे और ये लिख लेंगे, ठीक है। और सी के लिए भी सेम होगा, लेकिन ये सब कैलकुलेशन है ना, ये डिफरेंट हो जाएगी कंडक्टर बी और सी के लिए थोड़ी सी, लेकिन फाइनली हमें जब निकालेंगे वी बी के लिए ये वाला आंसर आएगा, तो यहाँ पे वी बी आएगा हमारा, यहाँ पर क्यू बी हो जाएगा और ये सब सेम रहेगी, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना मैंने बताया आपको। लेकिन अगर आपको इसमें कहीं भी फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।